हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। आज पार्ट 2 है। जो चीज़ें रह गई थी इस चैप्टर की वो आज फुल कंप्लीट कर दी जाएंगी। और इस चैप्टर से आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले जो क्लास थी उसे अच्छे से देखा होगा और उस क्लास का रिवीजन भी कर लिया होगा। जैसा कि आपको पता है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, बुक से भी पढ़ा होगा, पर इस क्लास में क्या ऐसा है जो आपको बहुत आसानी से लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहेगा। तो वो आपको पता ही है, जो प्रॉपर क्लास देखते हैं मेरी। घर का उदाहरण, जब मैं चीज़ों को घर से रिलेट कर देता हूँ तो आपको लंबे समय तक एक किताबी लैंग्वेज को हटाकर एक व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ भी लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपकी बहुत मदद होगी। जैसे आपके चाचा जी हैं, ठीक है। चाचा जी की अपनी किराने की दुकान है। वे खुद तय करते हैं कि सामान कितने में बेचना है और उनका मुख्य उद्देश्य अपनी दुकान से ज़्यादा क्या होता है, बताइए। क्या वो सामाजिक आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं किराने की दुकान खोलकर? नहीं ना। वो के क्यों खोले हैं कि अगर मैं 10 रुपये इस दुकान में लगा रहा हूँ तो मेरे को 50 रुपये आए, जिसमें मेरे को 40 रुपये का क्या हो, प्रॉफिट हो। इसलिए तो खोले हुए हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये देखिए। अब आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ क्या होता है, निजी निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। जैसे आपके चाचा जी, कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसमें था क्या? नहीं था। दूसरी बात, चाचा जी आपके क्या चाहते थे? अधिकतम लाभ कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है। कीमत निर्धारण मांग और आपूर्ति द्वारा तय की जाती है। डिमांड एंड सप्लाई में आपको पहले भी बता चुका था, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ जिससे आपको आसानी हो और चीज़ें समझने में। ये आपके क्षेत्र का मार्केट ए है, ये मार्केट बी है। आपके क्षेत्र में जो भी मार्केट है उनके नाम, दो मार्केट के नाम याद कर लीजिए। एक मार्केट में 1 kg टमाटर बचे हैं, एक मार्केट में 2 kg टमाटर बचे हैं। यहाँ पर दो लोग हैं लेने वाले, ठीक है। यहाँ पर एक लोग हैं, एक लोग समझ लीजिए आप ही गए हैं और 2 kg टमाटर हैं। रात का समय हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg है। यहाँ दो लोग लेने वाले हैं, यहाँ एक लोग लेने वाला है। अब आप लोग मुझे बताइए कि सप्लाई क्या है? सप्लाई है कम। डिमांड क्या हो रही है? डिमांड हो रही है ज़्यादा। मतलब सप्लाई कम है, ठीक है। डिमांड है ज़्यादा, क्योंकि दो लोग हैं, दोनों लोगों को चाहिए। सप्लाई सिर्फ 1 kg है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। यहाँ पर सप्लाई है अधिक, डिमांड है कम, क्योंकि एक ही आदमी है, 2 kg टमाटर है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा? प्राइस घटेगा। तो यही वो चीज कह रहे हैं कि मांग और आपूर्ति द्वारा तय की जाती है कीमत, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, क्योंकि इसकी कीमतें मांग और आपूर्ति के द्वारा तय की जाती हैं। कथन ए है आपका ये। आप चाहे तो डायरी ले लें, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं। कथन आर, कथन ए और कथन आर। कथन आर बोलने जा रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र के अधिकार में आता है। अब लिखिए आप ऑप्शन। कथन ए, कथन आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन ए
कथन आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है, कथन आर गलत है। कथन ए गलत है, कथन आर सही है। बताइए इसका आंसर। तो आप लोग अब आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां पर कथन ए बिल्कुल सत्य है, कथन आर गलत है। कथन आर क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर भारी प्रतिस्पर्धा है, कम प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, बाकी सारी चीजें सही बोली गई थी। और क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं और आप लोग गलती कर देते हैं। तो अब जिसने ये क्लास पढ़ रहा है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़िए। अब गलती आपसे नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपने इससे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी काफी पढ़ रखा होगा, और इसमें नया क्या होता है आपको पता है। जैसे एक संयुक्त परिवार में दादाजी सारी कमाई अपने पास रखते हैं, दादाजी बड़े होशियार हैं, अब सारी कमाई अपने पास ही रख रहे हैं। आप यही कहेंगे कि दादाजी बहुत होशियार हैं, अपने पास सारी कमाई रख रहे हैं, अरे हमको भी दे दीजिए कुछ। और हर सदस्य की जरूरत के हिसाब से चीजें बांटते नहीं। यार दादाजी अच्छे हैं, बांट भी रहे हैं, चिंटू को, पप्पू को, है ना, सबको सबको बांट रहे हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं। यहाँ किसी का अपना फायदा नहीं है, दादाजी का कोई फायदा नहीं है, इनका भी कोई फायदा नहीं है, इनका भी, बल्कि पूरे परिवार की भलाई देखी जाती है। अब आप समझ गए हैं। देखिए, दादाजी हो गए कौन? सरकार हमारी। कौन हो गए दादाजी? सरकार। जैसे हमारे भारत में भी सरकार है ना, तो सरकार हमारे दादाजी हो गए। और ये हो गए हम लोग, देश के लोग। अब सरकार क्या कर रही है कि योजनाएं चला रही है, जैसा कि आपने देखा होगा, लाडली बहन योजना, ड्रोन योजना, है ना, काफी सारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे आयुष्मान भारत। क्यों भारत में चल रही है? पर भारत किस प्रकार की इकोनॉमी है, क्या आप सबको पता है? बताऊंगा आपको। पर समाजवादी में क्या होता है, उत्पादन, वितरण, हर एक चीज पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है, सरकार आपकी कौन है? दादाजी। ऐसे याद आप रख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार, देखिए, राज्य का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ बनाने बल्कि सामाजिक, मैंने जो आपसे बोला था, सामाजिक कल्याण करना है। कीमत निर्धारण सरकार के द्वारा ही, तो सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। प्रतिस्पर्धा, यहाँ बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, सरकार का एकाधिकार होता है। अब इस पे भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, उसी टाइप में आप क्वेश्चन बना लीजिए, बस शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया करिए। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय योजनाएं, ये सब चल रहा है ना। चलिए, भारत हमारा जो आता है वो इसमें आता है। ठीक है, ये आपको भी पता होगा इसमें आता है। तो अब आप मुझे बताइए, आप कैपिटल और सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या कभी भूल पाएंगे? कैपिटल में क्या याद रखना है? किराने की दुकान चाचा की, और समाजवादी में दादाजी। आराम से आप चीज़ों को याद रख लेंगे। बस हाँ, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं इनको एक से दो बार पढ़ लेंगे, उदाहरण घर का याद रखेंगे, चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। मिश्रित क्या होती है? देखिए, जैसे परिवार में कुछ लोग प्राइवेट नौकरी या बिजनेस करते हैं। मान के चलिए आपके परिवार में आपके भैया हैं, ये कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब। ठीक है, दूसरे भैया हैं, वो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, लाभ के लिए। लेकिन माता पिता बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हैं, कल्याण यानी दोनों का मिला जुला रूप। अब ये हैं आपके पापा जी, ये इनका भी ध्यान रख रहे हैं, इनका भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, दोनों का ध्यान रख रहे हैं ना। तो नियंत्रण किसके पास है? फ्रीडम दोनों को दे रखी है, हाँ, इनको भी और इनको भी। जाइए आप अपनी जॉब कीजिए, फ्री रहिए, हर एक चीज कीजिए, पर हाँ, नियंत्रण आज भी किसके पास है? घर के माता पिता के पास। और घर के माता पिता कौन है? सरकार है। तो ये नियंत्रण रखते हैं, फ्रीडम भी देते हैं, और कुछ कार्य स्वयं से भी करते हैं। कभी कभी इनको भी 10-10, 20-20 रुपए दे देंगे। तो सेम देखिए यहाँ पर आप, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है, जैसे है भारत। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है।
लाभ कमाने के साथ साथ क्या होता है, सामाजिक कल्याण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके दोनों भाई लाभ कमा रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, बट सामाजिक कल्याण का पूरा ध्यान रख रहे हैं आपके कौन, आपके माता पिताजी, कि ये इनको घर आ रहे हैं, खाना मिले, चीजें मिले, आराम मिले, है ना। कीमत निर्धारण, आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार तय करती है, बाकी वस्तुएं बाजार तय करता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। बहुत आसान उदाहरण था, समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा ये होता है कि जो मिक्स इकोनॉमी होती है, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है कि कोई भी चीजें, निजी क्षेत्र इतना हावी ना हो जाए किसी भी सेक्टर में कि जो पीछे से पीछा व्यक्ति है देश का, वो उस चीज से छूट जाए या उस लाभ से भी छूट जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जियो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है कि नहीं। अब इनका रिचार्ज होता है, अगर मान के चलिए ये कैपिटल वाली इकोनॉमी होती, पूंजीवादी, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो ये प्राइस आज की डेट में जो 84 दिन का ये रिचार्ज कर देते हैं, वो समथिंग 850 का देते हैं, ये उसी को देते 1200 में। और ऊपर कौन बैठी है, गवर्नमेंट। वो एक चीज नियंत्रण करने में लगी रहती है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, आपको सुविधा देंगे, सब कुछ देंगे, पर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक नियंत्रण होता है। पर आप कहेंगे सर 800 प्लस भी ज़्यादा है, हाँ ये मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी गवर्नमेंट भी चीज़ों में जुड़ जाती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। और कोई भी देखिए तो जियो का प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए सिर्फ एक एयरटेल ही है, और कंपनियां नहीं है, इस वजह से इनकी मनमानी भी चल रही है थोड़ी। चलिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो पहले घर का उदाहरण देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे घर में पुरानी प्लास्टिक की बोतल को फेंकने के बजाय काटकर उसमें पौधा क्या करते हैं, लगा देते हैं आप। या बड़े भाई की पुरानी किताबें छोटे भाई के इस्तेमाल में आना, इससे इससे क्या हो रहे हैं, पैसे बचते हो, कचरा भी नहीं होता है। कचरा नहीं होगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा, हमारी जो पृथ्वी है वो भी सुरक्षित रहेगी। यह संसाधनों के अनुकूलन पर आधारित है। इसका लक्ष्य कम से कम इनपुट से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना है। यह मुख्य रूप से 3R। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3R का किससे संबंधित है, किस एक प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित रखती है, तो याद रखना आपकी चक्रीय अर्थव्यवस्था से। किस सिद्धांत पर काम करती है, जिससे उत्पाद का जीवन चक्र बढ़ता है और बर्बादी कम होती है। और हाल ही में कई शहरों में आप लोग देख रहे होंगे, जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, जो भी वेस्टेड है उससे आपके क्षेत्र में अ, उस वेस्ट का यूज करके कुछ ना कुछ यूनिक चीजें बना रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था। और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, और उसमें हम विश्व बैंक की भी परिभाषा देखेंगे कि विश्व बैंक ने किस तरीके से चीजों को बांट रखा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे द्वारा पढ़ के, एकदम घर के उदाहरणों के साथ। अगर आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे पी वाई क्यू, तो एग्जामिनर कितना भी आपको गुमराह या ट्रैप में फंसाने का काम करेंगे, जितना भी कर लें, अगर आपको वो घर का उदाहरण याद रह गया ना, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, चक्रीय अर्थव्यवस्था का, मैं कहता हूँ आपको ऑथेंटिक जो चीजें थी ना, ये नहीं भी याद है, तब भी आप आराम से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो चुका है, आप व्यवहारिक ज्ञान में आ चुके हैं। और व्यवहारिक ज्ञान ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसी को बोलते हैं, नाम तो काफी सुना होगा आपने, स्किल। यही होता है। ऐसे ही मैं आपको राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा बना रहा चैनल पे, अधिक से अधिक लोग जुड़ते चले गए, तो मैं आने वाले समय में भूगोल, पर्यावरण तो मुझे पढ़ाना ही है, आगे किसी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, घर के उदाहरण या कोई ऐसे उदाहरण जो आपको लंबे समय तक याद रहे। इससे पहले तो आपने अर्थव्यवस्था कई जगह भी पढ़ी होगी,
आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम हो में इस तरीके से उदाहरण चीज़ें घर को चीज़ों को लिंक करना आपको शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पर भी मिल रहा होगा। तो इस चैनल के साथ अधिक से अधिक प्यार बना के रखें और मैं भी आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करूँ। चलिए, तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है पहले हम देखेंगे घर का उदाहरण। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से सेटल है, जिसके पास अपना बड़ा घर है, गाड़ी है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, उन्हें कल की रोटी की चिंता नहीं है, वे सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़का मुखर्जी नगर में रहता है, उसके पिताजी किसानी खेती करते हैं। उसे अपने भविष्य की चिंता है, रोटी की भी चिंता है, अपने माँ बाप को अच्छा जीवन देना है, इसकी भी चिंता वो ले रहा है। एक लड़का मुखर्जी नगर में और आया और उनके पिताजी आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी पहले से हैं। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए हैं, क्योंकि ये बच्चा ज़्यादा होशियार था तो ये इसके पास कनेक्ट रहता था। बट इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसको पता है मेरे फादर आईएएस हैं, अगर मैं नहीं भी बना तो छोटी मोटी तो नौकरी पा ही लूँगा और मेरे पास बैकअप में इतना है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विकसित है, इन्हें कल की रोटी की टेंशन नहीं है, इस बेचारे को टेंशन में रहना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से जिसे कल की रोटी की टेंशन नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, उसे हम विकसित कहेंगे। जिन देशों की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक औद्योगिकीकरण देखिए हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च होती है, शायद जो विश्व बैंक के हिसाब से है 14,005 रुपए इस समथिंग विकसित, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यहाँ जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। विकासशील क्या होती है? आपको जब विकसित मैंने अच्छे समान समझा दिया तो आप विकासशील समझ गए होंगे। एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार जो लगातार मेहनत कर रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, घर बन रहा है और वे धीरे धीरे साइकिल से बाइक और फिर कार तक पहुंच रहे हैं, लगातार तरक्की की राह पर है। जैसे कि चाचा की किराने की दुकान थी, पर चाचा का लड़का बन गया आईएएस ऑफिसर पढ़ लिख के। तो वो क्या हुआ बताइए आप? धीरे धीरे पहुंच रहा है ना, अब वो धीरे धीरे अपने घर को सुधार रहा है, चीज़ों को सुधार रहा है, पढ़ा पहले चीज़ें की, तो वो विकासशील है। मतलब अब वो आईएएस बना है, कल के दिन आईएएस तो बन गया, डीएम बनेगा, डीएम के बाद वो आगे और अच्छे पोस्ट पे जाएगा, सेक्रेटरी बनेगा। धीरे धीरे वो डेवलप करता जाएगा, मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ाता जाएगा। देखिए जिन देशों में देखिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है, मतलब प्रोसेस में है, और प्रति व्यक्ति आय मध्यम स्तर की है, ज़्यादा हाई नहीं है, वे विकासशील देश कहलाते हैं। भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। अल्प विकसित क्या होती है? एक ऐसा गरीब परिवार जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उनकी पूरी मेहनत सिर्फ 2 वक्त की रोटी को जुटाने में ही निकल जाती है। वे आगे बचत नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके पास कोई भविष्य नहीं, कोई बचत नहीं। कल के दिन अगर स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ जब मकान मिलता है, मजदूर आता है, तो आप उनको इसमें रख सकते हैं कैटेगरी में कि बस आज कमाया, आज खा लिया, कल का पता नहीं काम मिला या ना मिला। इन अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती है। यहाँ का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न स्तर की होती है। ये देखिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आपका ये कोर्स 33 या 35 डेज में कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा सारे चैप्टर की। वो भी शानदार क्वेश्चन होंगे जो सीधे पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। बस आप ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिए कि देखिए इस तरीके से भी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। कहाँ आप वो किताब की लैंग्वेज ही पढ़ते रहते हैं और रटते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। यहाँ कोई नोट्स नहीं बनाना है, यही पीडीएफ आप पढ़ते रहेंगे। आप आराम से पीवाईक्यू उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आराम से करना शुरू कर देंगे। चलिए,
विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अमेरिकी डॉलर में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डाटा लिया है वो 2024-25 के लिए लिया है। निम्न आय 1145 या उससे कम डॉलर प्रति व्यक्ति। ठीक है, निम्न मध्यम आय में 1146 से 4515 डॉलर। ये देखिए, याद रखिएगा, पीसीएस क्या करेंगे, आपको मिलान के लिए पूछ देंगे, है ना, तो याद रखिएगा। उच्च मध्यम आय वर्ग, ये तो ये फैक्ट है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा थोड़ा। और देखिए, ये मैंने बिल्कुल सही बोला था, मेरे को भी याद था। कल मैंने अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र पढ़ाया था आपको, 5 क्षेत्र पढ़ाए थे, सबको याद है क्या? रिवीजन करके आए हो आप सभी लोग? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम पढ़ाया था ना? वो आपको मैंने एक्टिविटी जो नेचर है उसके हिसाब से पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे कार्यों की शर्तों के आधार पर। एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। इसको भी पता चलना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ रोजगार की शर्तें निश्चित होती हैं कि आप 5 घंटे काम करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, अगर इसके बाद करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। काम करने के नियम और कानून सरकार द्वारा लागू होते हैं, जैसे पीएफ फंड होता है, मेडिकल सुविधा होगी, तय छुट्टियां होंगी, काम का समय निश्चित होगा। जैसे मल्टीनेशनल आप ये मत समझिएगा कि सरकारी जो लोग हैं वही ऑर्गेनाइज में आते, जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह उसमें होते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज में आते हैं। उनकी सैलरी टाइम पे आती है, उनका एक लेटर तैयार होता है कि कंपनी से आप इतने समय तक जुड़े रहेंगे, इससे पहले आपको नहीं हटाया जाएगा, इतना वर्क आपको 5 से 6 घंटे काम करना होगा, आपके लिए हर एक वो सुविधा देते हैं। जहाँ ये सारी सुविधाएं मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, उसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि एक कोचिंग है यूपीएससी की, वहाँ पर एक टीचर है जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे क्योंकि उन्हें कोचिंग के द्वारा काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना, वरना क्वेश्चन बने और आप लोग यही सोचें कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वही ऑर्गेनाइज होता है, तो आप गलत हो जाएंगे। बस आपको विजुअल करना है, अधिक नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी इस बार से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें ट्रैप में फंसाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यूपीएससी के पास। कि बच्चा क्या करेगा, अधिक से ज़्यादा सोच जाएगा, है ना। जैसे आपके पापा किसी सरकारी बैंक या बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं, जहां उन्हें रविवार की छुट्टी, पेंशन और फिक्स 9 से 5 की छुट्टी मिलती है। तो अब देखिए, यूपीएससी कोई भी ऑप्शन बना दे, आपको मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी बात याद रखना है, अगर ये सब मिल रहा है, जितने भी वो ऑप्शन दे यूपीएससी ऑर्गेनाइज में, अगर ये सब वहां पर आपको दिखता है समाज में, तो आप उसको सही मानिएगा, बाकी सबको गलत करते जाइएगा। इतनी सी बात याद रखना है। अनऑर्गेनाइज क्या होता है, तो देखिए, जैसे गली में सब्जी बेचने वाले भैया या कोई दिहाड़ी मजदूर, जिनकी ना कोई छुट्टी फिक्स है और ना ही काम के घंटे, वो जितना काम करेंगे उतना ही कमाएंगे। जैसे आप घर में काम करने वाली भी आती होंगी, है ना, पर पता लगा अगले महीने हटा दिया गया, दूसरे उनसे बेटर मिल गई, मजदूर जो 500 का था अब 400 का मिल गया, तो 400 वाला ले लिया। तो उसी तरीके से जिनके पास कोई फिक्स कम नहीं है, ना कोई ऐसा रोजगार है कि पर डे के चले अच्छे से, ना कोई छुट्टी है, ना कोई इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, असंगठित क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, पहला मैंने आपको बता दिया था, जिसमें 5 क्षेत्र आते हैं। और सबकी कौन कौन से कॉलर जॉब है सबको याद रखना है आपको। दूसरा मैंने आपको बता दिया संगठित असंगठित, और तीसरा आपको बता रहे हैं संपत्तियों के स्वामित्व के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र भी मैंने कंप्लीट अच्छे से कर रहा हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जहाँ सरकार है वहाँ सार्वजनिक है। जैसे आपके मोहल्ले का सरकारी पार्क, रेलवे स्टेशन या सरकारी अस्पताल, जहाँ कोई भी जा सकता है, यह हम सब की संपत्ति है, उसे, इसमें संपत्तियों और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना और सामाजिक कल्याण करना होता है। निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है।
जैसे आपके घर का अपना निजी बगीचा या आपकी अपनी कार जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है और आप तय करेंगे कि कौन इस्तेमाल करेगा। तो ये होता है निजी क्षेत्र, ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र। और नेक्स्ट टाइम और जब मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा तो ट्रिपल पी पढ़ाऊंगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, इसको पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। और इसी के साथ आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं, वहाँ जुड़ जाइएगा, है ना। और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। बताइए कि पढ़ने का तरीका एक कहानी के जरिए भी हो सकता है, चीज़ों को काफ़ी आसानी तरीके से समझा जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।